हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर फिज़िक्स फैकल्टी आज आपके लिए लाया हूँ हीट 1 का लेक्चर नंबर 5। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लेक्चर 5। तो आज हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में लिख दे सिलेबस। टुडे लेक्चर का सिलेबस है, तो आज है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र पढ़ाया जाएगा, स्टार्ट हो रहा है इस लेक्चर से। तो पहला है मोड ऑफ हीट। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसमें तीन है इसके: कंडक्शन, कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये है, लेकिन फिर भी हम वो क्या है उसको हम बताएंगे। और दूसरी चीज़ है, फिर इसमें जो है कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कंडक्शन में हम आपको बताएंगे हीट करंट, दूसरा है थर्मल कंडक्टिविटी, एंड इसी में थर्मल रेजिस्टेंस। तो आज हमारा यहीं तक लेक्चर होगा और स्टार्ट होते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस तक हम आज ख़त्म कर देंगे। हीट हम लोग पढ़ चुके हैं। हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है, वन काइंड ऑफ एनर्जी होती है, और जब वो तब तक मीनिंगफुल होता है जब तक कि देयर इज ए डिफरेंस अवेलेबल ऑन द टू बॉडी। तो हीट होता है जब दो बॉडी पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो एक हार्टर बॉडी से लोअर बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है। हीट अपने आप में एक एनर्जी होती है। तो हीट ट्रांसफ़र हम पढ़ेंगे किस तरह वो ट्रांसफ़र हो रही है, किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है। तो हीट ट्रांसफ़र क्या है? तो हीट ट्रांसफ़र को पहले बेसिकली हम समझते हैं कि मान लो हम अपनी लाइफ में हीट ट्रांसफ़र को ऑब्ज़र्व करते हैं। कैसे हमारा सुबह का मौसम ठंड होता है, दोपहर में सबसे ज़्यादा गर्म होता है एनवायरनमेंट, वह शाम में धीरे धीरे फिर वो ठंड होने लगता है। तो वो भी हीट ट्रांसफ़र के थ्रू ही होगा, क्योंकि एक बार टेम्परेचर राइज़ हो रहा है फिर डाउन हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम वुड के चेयर पर बैठें तो हमारा वुड जो है जब बैठते हैं तो पहले ठंडा रहता है, तो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? हमारी बॉडी से हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो उसके बाद हम जो है, अगर मान लो हम आयरन के या लोहे के स्टील के चेयर पर बैठते हैं, तो उस पर बैठते ही हीट का हमारा ट्रांसफ़र होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट का ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि जो हमारा आयरन होता है वो हायर टेम्परेचर पे होता है, तो बॉडी में बहुत बड़ी तेज़ी से हीट का ट्रांसफ़र लेने लगता है। वुड जो है धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र करता है। तो देखते हैं कि जैसे जैसे मटेरियल चेंज हो रहा है, हमारा हीट ट्रांसफ़र चेंज हो रहा है। तो हम फर्दर जो है इस पर बात करेंगे। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एनर्जी का या हीट का जाना हीट ट्रांसफ़र को डिफाइन करता है। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड हैं। पहला मोड है हमारा कंडक्शन।
कंडक्शन। दूसरे मोड में हमारा हो जाता है कन्वेक्शन, और तीसरा मोड है हमारा रेडिएशन। ब्रीफ करते हैं फिर एक एक को इलेबोरेट करते हैं। कंडक्शन में हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कंडक्शन में जैसे कि एक रॉड है और एक एंड को हायर टेम्परेचर पे रखो, एक को लोअर पे रखो, तो वो एनर्जी का ट्रांसफ़र होने लगता है, तो उसको कंडक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो रॉड के थ्रू होता है। मीडियम की रिक्वायरमेंट है लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे कि ये सपोज करो कि एक जगह तुमने आग जला दिया तो उसके अगल बगल के एयर हॉट हो जाते हैं, और फैन लगा दोगे तो वो हॉट एयर आगे की तरफ जब जाने लगता है तो वो एनर्जी को अपने साथ पार्टिकल लेके जाता है, तो वो कन्वेक्शन होता है। तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि लाइट, सनलाइट जो होता है वो एक रेडिएशन होता है, वेव होता है। तो सन के अराउंड कोई मीडियम नहीं है, फिर भी वो रेडिएट होके हमारे पास आ रहा होता है। तो इसमें रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसमें क्या होता है कि एक डायरेक्शन में, मान लो जैसे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों ऐसे ऐसे करेंगे तो रेडिएशन ऐसे ऐसे आगे जाएगी। तो उसको हम अभी एलेबोरेट करते हैं। तो स्टार्ट होते हैं कंडक्शन से। हमारे सिलेबस में कन्वेक्शन नहीं है, रेडिएशन और कंडक्शन हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट विथ कंडक्शन। तो एग्जाम्पल से ही स्टार्ट होते हैं। मान लो हमारे पास एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, और यहाँ पे बर्नर लगा के या लैंप लगा के इसको हीट देते हैं फायर के थ्रू। बर्नर फायर के थ्रू हीट देते हैं। जब हम हीट देंगे तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब क्या है, जब हम हीट देंगे तो यहाँ का जो एटम है वो हीट लेने के बाद वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो वाइब्रेट करेगा, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, तो वो दूसरे एटम से साथ टकरा के एनर्जी उसको दे देगा, टक्कर मार के एनर्जी उसको दे देगा। तो अगला वाला एटम अगले वाले को टक्कर मार के एनर्जी दे देगा। तो इस वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। किसका? एनर्जी जो है आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। पहला चीज मीडियम मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। आपको मीडियम चाहिए, यहाँ पे मीडियम अवेलेबल है, एटम है। लेकिन दूसरी पॉइंट होता है, इस एटम का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम इज 0। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के वाइब्रेशन से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट उस एटम का 0 होता है, लेकिन वो वाइब्रेट करेगी अपने प्लेस पे पार्टिकल, उसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो ये रॉड है, तो ये कंडक्शन हो गया, बर्नर यहाँ पे, और ये हायर टेम्परेचर होता है और ये ऑलवेज लोअर टेम्परेचर होता है। अगर हीट का ट्रांसफ़र होना है और टिल होते रहना है तो ये दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस होगा ऑलवेज, टी हायर और टी लोअर। तब तक क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र। अगर दोनों बराबर हो गए, नो हीट ट्रांसफ़र, हीट तो जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाते हैं, हीट का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। तो इसको पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, यही टोटल कंडक्शन है। तो इसको आगे और बताया जाएगा, इसके बहुत सारे फार्मूले आएंगे, लेकिन अब ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो आता है कन्वेक्शन।
कन्वेक्शन क्या होता है, सपोज करो एक बर्नर तुमने जला दिया ऐसे, बर्नर को जला देते हैं तो यहाँ का एयर जो होता है, एयर यहाँ का वो हॉट हो जाएगा, एयर हॉट हो जाएगा। अभी हम एक फैन लगा दें, एक फैन लगा दें, फैन लगा दें तो ये हॉट एयर है वो यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाएगा। ये हॉट एयर जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो ये हीट जो है यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो ये जो हॉट एयर है जो जिसने इस फायर से एनर्जी ली है, फायर से एनर्जी ली है, वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें पहला चीज़ मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, मीडियम रिक्वायर्ड। और दूसरी चीज़ है नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल इज नॉन जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नॉन जीरो होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नॉन जीरो, यानी कि पार्टिकल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, पार्टिकल ही एनर्जी को कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाती है। और तीसरी चीज़ है पार्टिकल कैरी एनर्जी विद देमसेल्फ, कैरी एनर्जी विद देमसेल्फ। तो अपने साथ एनर्जी को पार्टिकल ही ले जाता है। नेट डिस्प्लेसमेंट इसका नॉन ज़ीरो होता है और मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, बस यहीं आज पढ़ के ख़त्म करते हैं इसको। अब आता है रेडिएशन, ये हमारे सिलेबस में है और इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। रेडिएशन हम देखे हैं, जैसे कि लाइट हो गया, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो ईएम वेव जो होते हैं वो रेडिएशन होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो होता क्या है, कैसे होता है, तो सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरफ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव होगा। तो और ये किससे, लाइट स्पीड से ट्रेवल करता है। तो जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनका जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो ऑलमोस्ट इसी वेलोसिटी से मूव करते हैं। अब उसमें कैसे होता है, देखो अब उसमें सपोज करो कि ऐसे होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही होती है, तो वेव आगे की तरफ जा रहा होता है। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा होता है, तो वेव आगे की तरफ जाता रहता है। तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक इधर जा रहा होता है, एक ऊपर जा रहा होता है, एक सामने जा रहा होता है। इसी तरह इसका प्रोपगेशन होता है। तो इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ये तो सभी को समझ में आ गया, मिटाते हैं। इस तरह से ये एक कंप्लीट साइकिल है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एक कंप्लीट साइकिल में जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है वो उसका क्या होता है, वेव लेंथ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये अच्छे से बताया जाएगा। एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है
एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, जिसको हम कैपिटल T से डिफाइन करते हैं। और एक सेकंड में, क्या 1 सेकंड में जितना साइकिल ये ट्रेवल कर जाएगा वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1/T, एक सेकंड में जितना ये साइकिल कंप्लीट कर लेता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हर्ट्ज से डोनेट करती है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच का रिलेशन 1/T होता है। ये इधर v वेलोसिटी से मूव करेगी, v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगी। अब देखो एक साइकिल में ये लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो लैम्डा और वो t टाइम लेता है, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा λ/T। ये इतना डिस्टेंस t टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी λ/T। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है f। तो ये आया v का फार्मूला। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है एक बार मैक्सिमम जाता है, एक बार ये +a मैक्स होगा और एक बार ये -a मैक्स होगा। तो दोनों मिला के एक साइकिल होता है। तो एक साइकिल में जितना टाइम लगे वो टाइम पीरियड होता है, एक साइकिल में जितना वो डिस्टेंस कवर कर ले वो उसका वेव लेंथ होता है, और आगे की तरफ वेलोसिटी होती है। वेव लेंथ अपॉन टाइम पीरियड जो होता है वो वेलोसिटी दे देती है, जिसका λ/f एक अलग अनदर फार्मूला आ जाता है। एक सेकंड में जितनी साइकिल ये कंप्लीट करता है वही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो EM स्पेक्ट्रम, क्या होता है उसको बना लें। तो EM स्पेक्ट्रम बताते हैं कि एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा अलग अलग वेव आएगा। तो पहला आता है रेडियो वेव, उसके बाद आता है माइक्रोवेव दूसरा, फिर तीसरा आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है विजिबल रीजन जिसमें विबग्योर, तो रेड आता है, ऑरेंज आता है, ग्रीन आता है, येलो आता है, ब्लू आता है, इंडिगो आता है, वॉलेट आता है। ये इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। इसमें इसकी एंगस्ट्रॉम होता है और ये 3600 ऑलमोस्ट एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट आता है। उसके बाद क्या आता है, एक्स रेज आते हैं, एक्स रेज के बाद आता है गामा रेज, उसके बाद आता है कॉस्मिक रेज। तो इधर से इधर अगर हम बढ़ते हैं तो एनर्जी हमारी बढ़ती है, लैम्डा की वैल्यू घटती है, फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती है, देखो लैम्डा घट रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है। हाँ, v कांस्टेंट होता है, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। इसका लैम्डा घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ के वो दोनों को मेंटेन करके v दे देगा, जो कि स्पीड वेलोसिटी से चलती है लाइट के मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेव स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है। पॉज करके इसको नोट कर ले। तो आगे चलते हैं। तो सपोज करो कुछ इस तरह हमारे पास TH है, एक रॉड लगा हुआ है और ये
TL है। दूसरा TH है, इस पे भी रॉड लगा हुआ है, ये भी TL है। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वैक्यूम है। और ये तीसरा हमारे पास है TH और ये TL, यहाँ पे वैक्यूम है। ये क्या है? रॉड है। अब देखो, अगर हीट का ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ से रेडिएशन की वजह से होगा, ये दूसरा कंडक्शन की वजह से होगा, और तीसरा कन्वेक्शन। यहाँ का एयर जो होगा, एयर के पार्टिकल जो होंगे वो आगे की तरफ जाएंगे, तो कन्वेक्शन। तो यहाँ पे 3 मोड है, तीनों मोड द्वारा हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे होगा। उसके बाद दूसरा, इसमें वैक्यूम है तो कन्वेक्शन तो हो ही नहीं सकता, रेडिएशन होगा, और दूसरा कंडक्शन होगा। रेडिएशन द्वारा हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे होगा, लेकिन कंडक्शन द्वारा भी होगा, लेकिन हाँ, कन्वेक्शन द्वारा इसमें कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन के लिए एयर मीडियम होना चाहिए जिसमें ट्रेवल कर सके, और वो ट्रेवल करने के लिए नहीं, इसको तो मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको रिक्वायरमेंट है तो रॉड से हो जा रहा है। अब देखो, यहाँ पे वैक्यूम है तो ना ही एयर है, एयर तो है नहीं तो कन्वेक्शन हो नहीं पाएगा, रॉड भी नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के थ्रू इसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो इसको पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं कंडक्शन। अब रियल कंडक्शन की कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। किस तरह पहले रॉड में होगा और या स्लैब में किस तरह हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्शन द्वारा। कंडक्शन द्वारा जो है हीट का ट्रांसफ़र। TH TL, ये मान लो 200 डिग्री पे है, ये 50 डिग्री पे है। यहाँ का टेम्परेचर 200, यहाँ का 50 डिग्री है। ये स्लैब पहले क्या था? रूम टेम्परेचर पे था। किस पे? रूम टेम्परेचर पे, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसको यहाँ पे ला दिया गया है, जिसका यहाँ का टेम्परेचर 1 है, यहाँ का टेम्परेचर 2 है, और यहाँ पे ये हीट करंट आई जा रही है। तो इसको फिक्स कर दिया गया, और इसको भी फिक्स कर दिया गया। तो इसको पॉज करके देख लो। क्या है कि एक हायर टेम्परेचर पे एक को रखा गया है, एक को लोअर टेम्परेचर पे रख गया है, बीच में ये रॉड को कनेक्ट करा दिया गया है। तो यहाँ का कुछ देर बाद स्टडी स्टेट पे, ये हम लोग स्टडी करेंगे, इसकी सारी की सारी स्टडी जो होगी वो स्टडी स्टेट पे होगी। स्टडी स्टेट पे क्या होता है कि इस रॉड पे जहाँ पे जो टेम्परेचर होना होता है, जो भी ये हीट लेना होता है, लेके एक टेम्परेचर मेंटेन कर देती है, जो कि हमने यहाँ पे बोला ये T1 है और यहाँ पे T2 है। अब इस टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के लिए कोई हीट लेगा नहीं, इसलिए स्टडी स्टेट होता है। ये स्टडी स्टेट पे ही बात करते हैं। अब ये पॉज कर लो, लिख लो, और इसको हम मिटाते हैं, और यहाँ का स्लैब हम अलग से बनाते हैं और देखते हैं वहाँ पे चीज़ें हो कैसे रही हैं।
ये हमारा T1 टेम्परेचर था, ये हमारा T2 टेम्परेचर था। अब देखो ये दोनों आइसोथर्मल सरफेस होंगे, आइसोथर्मल सरफेस होता है। आइसोथर्मल का सरफेस होने का मतलब है इस सरफेस, ये जो सरफेस बना हुआ है, इसके सारे पार्टिकलों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। उसी तरह इस सारे पार्टिकल के टेम्परेचरों का सरफेस का टेम्परेचर वो सेम होगा। आइसोथर्मल होता है। अब जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो ये जो सरफेस होगा ये जो है सारा का सारा टेम्परेचर सेम होगा। तो ये स्टडी स्टेट पे अचीव हो जाता है हैं। अब इसका अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वो अगर R रेजिस्टेंस है, I करंट जा रहा है, ये V1 है, ये V2 है, तो बोला जाता है V1 माइनस V2 बराबर IR। तो I बराबर V1 माइनस V2 अपॉन R, ये हमें पता है 10th क्लास से। तो ये स्लैब बना लो। अब क्या होता है कि इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है तो वो I बराबर dQ अपॉन dt, I बराबर dQ अपॉन dt। तो इसमें Q क्या है? हीट का ट्रांसफ़र टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, तो इसको बोलते हैं हीट करंट, जिसका फार्मूला है जूल पर सेकेंड। इसका यूनिट ऑफ हीट करंट जो है वो जूल पर सेकेंड आता है। क्या आता है? जूल पर सेकेंड आता है। तो ये हीट करंट किस किस बात पे डिपेंड करता है? हीट करंट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। दूसरा ये डिपेंड करता है कि इस पे कितना एरिया, यानी इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरी चीज़ है कि इसके लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसके लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे ये हीट ट्रांसफ़र घटती जाएगी। तो ये तीन चीज़ होता है जिस पे ये डिपेंड करता है। उसके बीच के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा। उसके एरिया के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा, और जितनी लंबी रॉड होगी उतने कम जो है हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो इसको मिटकाते हैं और सिर्फ फार्मूले पे आ जाते हैं। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट K लगाते हैं, वो होता है अब जगह A पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और EL। ये हमारा फार्मूला हो गया हीट करंट का। हीट करंट डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा हीट करंट होगी। उसके एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, जिस एरिया से वो परपेंडिकुलरली निकल रहा है, वो एरिया जितना ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा की ज़्यादा एनर्जी पास होगी, तो हीट करंट भी उसका ज़्यादा होगा। और L, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी तो हीट करंट घटती जाएगी। तो इन्वर्सली होता है। और ये K है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिसका यूनिट होता है इसका यूनिट होता है वाट, केल्विन पर मीटर। का यूनिट होता है वाट
इसका यूनिट क्या निकल के आएगा? तो आज इस पे अभी थोड़ा देर तो रहेगा यार अभी, तो वाट केल्विन पर मीटर होगा। ज़्यादा नहीं रह गया है, तो इसमें ज़्यादा नहीं रह गया है। डी क्यू अपॉन डी टी बराबर माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। के किस लिए आया कि अगर हम बहुत छोटा सा टेम्परेचर में डिफरेंस ले, बहुत जरा सा, तो हायर टू लोअर जाएगा, ये ऑलवेज हायर टू लोअर जाएगा। तो क्योंकि dt जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो टी एल फाइनल है, टी एच है, तो ये नेगेटिव अपने आप, देखिए कि इसमें नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, इसलिए हमें बाहर नेगेटिव देना पड़ेगा ताकि ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो dt अपॉन dx जो होता है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है कि जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा चेंज होगा। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर आगे लेंथ के हिसाब से कि लेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। तो इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लें। तो न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक है 100 डिग्री का, इधर टेम्परेचर है, इधर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री है, और इसका K जो दिया हुआ है 20 वाट केल्विन मीटर दिया हुआ है। एरिया इसका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है इसकी 10 मीटर है। तो हमें बताना है, हाँ इतना चीज़ दिया हुआ है, तो हमें बताना है हीट करंट जितना जाएगा। तो हीट करंट का फार्मूला हमारे पास है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। के की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 10⁻⁻⁴, टेम्परेचर डिफरेंस 100 अपॉन 10। 10 ने इसको मारा, इसने इसको मारा, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻² जूल पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आएगा हीट करंट का। अब दूसरा इसमें है कि हमें टेम्परेचर बताना है टी पे, जब टेम्परेचर टी बताना है 3 मीटर पे, तो 3 मीटर पे टेम्परेचर बताना है, तो हीट करंट तो पूरे जगह पे इक्वल होगा, हर जगह पे इक्वल होगा। तो हीट करंट जो है यहाँ से यहाँ जो हीट करंट जाएगी वो यहाँ से यहाँ हीट करंट जाएगी। तो यहाँ से यहाँ हीट करंट कितना जाएगा? के एरिया ए टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन 3 इक्वल टू टोटल हीट करंट के 2 × 10⁻⁻² के। तो चलते हैं। तो k की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू -4 है, इक्वल टू 2 × -2 गुणे ये 3 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, एक बार ये कट गया -1। तो हमने ये यहाँ से यहाँ तक के करंट में हमने ये गलत ले लिया, हमने यहाँ पे 7 लेना है, क्योंकि हायर टेम्परेचर ये होगा, लोअर टेम्परेचर ये होगा। तो यहाँ पे आ गया ये 7, तो इंटू कैपिटल T, तो कैपिटल T बराबर 70 डिग्री। तो कैपिटल T जो है हमारा यहाँ पे 70 डिग्री आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फर्दर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अब पॉसिबल नहीं है। तो फर्दर क्लास में हम इस पे ग्राफ कैसे बनेगा,
हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच तथा डिस्टेंस के बीच का ग्राफ पढ़ेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।